हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। कंप्लीट डेंचर का ये एक शॉर्ट छोटा सा वीडियो है, एक लास्ट वीडियो है कंप्लीट डेंचर का। कुछ टर्मिनोलॉजीज का जो रह गए हैं उस वीडियो में, या शायद मैंने एक दो वर्ड उसमें लिया भी होगा, बट ये मुझे इंपॉर्टेंट लगे तो नोट फॉर्म में मैं ये एक शॉर्ट वीडियो दे रही हूँ कंप्लीट डेंचर के लिए। तो उसके बाद हम लोग आरपीडी स्टार्ट करेंगे आज से ही। तो स्टार्ट करते हैं कंप्लीट डेंचर में। बकल शेल्फ एरिया। बकल शेल्फ एरिया क्या है? इट इज द एरिया बिटवीन द बकल फ्रीनम एंड एंटीरियर बॉर्डर ऑफ मैसेंटर मसल्स. It lies at right angles to the occlusal forces and serves as a primary stress bearing area. बकल शेल्फ एरिया ये एरिया है बकल फ्रीनम एंड एंटीरियर बॉर्डर ऑफ मैसेंटर मसल्स के बीच का। ये राइट एंगल पे रहता है, अक्लूजल फोर्स के राइट एंगल पे रहता है और प्राइमरी स्ट्रेस बियरिंग एरिया की तरह एज अ प्राइमरी स्ट्रेस बियरिंग एरिया काम करता है। सेकेंड इज एल्व्यूलोलिंगुअल सल्कस. इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द लिंगुअल फ्रीनम टू द रेट्रोमायोहाइलोइड कर्टेन. कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है? लिंगुअल फ्रीनम से रेट्रोमाइलोहायोइड कर्टेन तक. रेट्रोमोलर पैड. These muscles limit the extent and prevent the placement of extra pressure during impression making. रेट्रोमोलर पैड क्या करते हैं? लिमिट करता है एक्सटेंट को और प्रिवेंट करता है एक्स्ट्रा प्रेशर को इम्प्रेशन के टाइम डेंचर या ओरल कैविटी पे पड़ने से. डेंचर बेस शुड एक्सटेंड ओनली 1/2 to 2/3 ओवर द रेट्रोमोलर पैड. ठीक है, डेंचर बेस जो है वो 1/2 से 2/3 तक बस रेट्रोमोलर पैड के पहुंचना चाहिए. इट फॉर्म्स पोस्टीरियर सील ऑफ मैंडिबुलर डेंचर. रेट्रोमोलर पैड जो है मैंडिबुलर डेंचर का पोस्टीरियर सील बनाता है. ठीक है. नाउ म्यूको कंप्रेसिव इम्प्रेशन मटेरियल्स. म्यूको कंप्रेसिव इम्प्रेशन मटेरियल्स आर इम्प्रेशन कंपाउंड, जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल पेस्ट एंड इलास्टोमस. ये सारे म्यूको कंप्रेसिव इम्प्रेशन मटेरियल है. म्यूकोस्टेटिक इम्प्रेशन मटेरियल्स कौन से हैं? प्लास्टर एंड एल्जिनेट. तो क्या होता है म्यूको स्टेटिक इम्प्रेशन टेक्निक? म्यूकोस्टेटिक मटेरियल क्या है? प्लास्टर और एल्जिनेट. तो म्यूकोस्टेटिक इम्प्रेशन टेक्निक, जिसको हम लोग पैसिव इम्प्रेशन टेक्निक भी बोलते हैं, ये क्या है? इसको प्रपोज किया था रिचर्डसन एंड हेनरी पेज ने. म्यूकोस्टेटिक को impressions are made when the oral mucous membrane and jaw are in normal relaxed condition. इम्प्रेशन तब हम लोग लेते हैं जब ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन और जॉ जो है वो नॉर्मल रिलैक्स्ड पोजीशन में होते हैं. यूटिलाइजेज एन ओवर साइज ट्रे. इसके लिए हम लोग एक ओवर साइज ट्रे यूटिलाइज करते हैं. इट रिजल्ट्स इन अ डेंचर विच प्रोवाइड विथ टिश्यू बट हैज पुअर पेरीफेरल सील. और म्यूकोस्टेटिक इम्प्रेशन से बनाए गए डेंचर में पेरीफेरल सील जो होगा वो पुअर होगा. ठीक है. गुड स्टेबिलिटी बट पुअर रिटेंशन ऑफ डेंचर. स्टेबिलिटी अच्छी होगी, पोस्टीरियर पेरिफेरल सील नहीं होगा, डेंचर में रिटेंशन नहीं होगा. ठीक है. म्यूकोस्टेटिक ये रहा हमारा. अब पढ़ते हैं हम लोग म्यूको कंप्रेसिव इम्प्रेशन टेक्निक. म्यूको कंप्रेसिव इम्प्रेशन टेक्निक वॉज प्रपोज्ड बाय कैरोल जोन्स. इट रिकॉर्ड्स ओरल टिश्यू इन अ फंक्शनल एंड डिस्प्लेस्ड फॉर्म. ठीक है, वहां पे था स्टेबल रुका हुआ था हमारा, यहाँ पे जो टिश्यू है वो फंक्शनल और डिस्प्लेस्ड फॉर्म में है. डेंचर्स मेड बाय दिस टेक्निक टेंड्स टू गेट डिस्प्लेस्ड ड्यू टू द टिश्यू रिबाउंड एट रेस्ट. ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ फंक्शनल फॉर्म में लिया है इंप्रेशन, तो जब हम डेंचर बनाएंगे ना, तो डेंचर कब डिस्प्लेस होने की संभावना है? जब टिश्यू रिबाउंड होगा रेस्ट पोजिशन में, तो डेंचर डिस्प्लेस होने की संभावना होगी. और इसके कारण रेसिडुअल रिज रिजॉर्प्शन भी होता है. म्यूको कंप्रेसिव टेक्निक से बनाए गए डेंचर के कारण रेसिडुअल रिज रिजॉर्प्शन भी होता है. तो तीसरा इंप्रेशन टेक्निक है हमारे पास सेलेक्टिव प्रेशर इंप्रेशन टेक्निक. ठीक है, सेलेक्टिव प्रेशर इंप्रेशन टेक्निक. इट वॉज प्रपोज बाय बाउचर. ठीक है, सेलेक्टिव प्रेशर इंप्रेशन टेक्निक किसने दिया था? बाउचर ने दिया था. इंप्रेशन इज मेड टू एक्सटेंड ओवर एज मच डेंचर bearing area as possible without interfering with the limiting structures at function and rest. क्या होता है? इंप्रेशन हम लोग कैसे ले रहे हैं? इंप्रेशन इज मेड टू एक्सटेंड ओवर एज मच डेंचर बेयरिंग एरिया एज पॉसिबल. इंप्रेशन को हम लोग डेंचर बेयरिंग एरिया पे पूरा लेते हैं, एक्सटेंड करके लेते हैं, और हम लोग इंटरफेयर नहीं करते हैं विद द लिमिटिंग स्ट्रक्चर्स एट फंक्शन एंड रेस्ट. लिमिटिंग स्ट्रक्चर्स, यहाँ पे लिमिटिंग स्ट्रक्चर्स का काम है. ठीक है, लिमिटिंग स्ट्रक्चर्स को इंटरफेयर नहीं करते हैं, ना ही फंक्शनल फॉर्म में उसके, ना ही रेस्ट फॉर्म में. इससे क्या होता है? इट कन्फाइंस द फोर्स एक्टिंग ऑन द डेंचर टू द स्ट्रेस बियरिंग एरिया.
तो जो फोर्स हमारे डेंचर पे लगेगा ना वो सारा कन्फाइंड होता है स्ट्रेस बियरिंग एरिया पे लगता है, ठीक है। दिस इज अचीव्ड बाय डिजाइनिंग स्पेशल ट्रे। हम लोग सेलेक्टिव प्रेशर टेक्निक से ना स्पेशल ट्रे बना के डेंचर लेते हैं, इस इम्प्रेशन लेते हैं, सच दैट टिश्यू कॉन्टैक्टेड बाय द ट्रे एंड रिकॉर्डेड अंडर प्रेशर एंड टिश्यू नॉट कॉन्टैक्टेड द ट्रे आर रिकॉर्डेड एट अ स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, क्या हो रहा है, हम लोग जब ये इम्प्रेशन लेते हैं स्पेशल ट्रे से तो ऐसे लेते हैं कि जो टिश्यू कॉन्टैक्ट कर रहा है ट्रे को वो प्रेशर के अंडर में रिकॉर्ड हो रहा है, और जो टिश्यू कांटेक्ट नहीं करेगा ट्रे को वो रेस्ट पे होगा, वो रेस्ट पे होगा, ठीक है। इससे रिटेंशन अच्छी होगी डेंचर की। अब है प्राइमरी इंप्रेशन। इट इज अ फर्स्ट स्टेप इन फैब्रिकेशन ऑफ अ कंप्लीट डेंचर। प्राइमरी इंप्रेशन इज अ फर्स्ट स्टेप इन फैब्रिकेशन ऑफ अ कंप्लीट डेंचर। 5 mm क्लियरेंस बिटवीन स्टॉक ट्रे एंड रिज। जब हम लोग प्राइमरी इंप्रेशन लेंगे तो 5 mm का क्लियरेंस होना चाहिए इंप्रेशन ट्रे और स्टॉक ट्रे और रिज के बीच। सेकेंडरी इंप्रेशन क्या है, सेकेंडरी इंप्रेशन माउथ प्रिपरेशन के कंप्लीट होने के बाद हम लोग लेते हैं, जैसे कुछ बोनी स्पाइक्यूल्स हैं एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सब रिमूव करने के बाद कुछ रूट पीसेस बचे हैं वो सब हो जाए पहले रिमूव, उसके बाद ही पहले प्राइमरी इंप्रेशन भी हम लोग तभी लेंगे, सेकेंडरी इंप्रेशन भी। इट इज डन आफ्टर माउथ प्रिपरेशन इज कंप्लीटेड। अब एंटीरियर वाइब्रेटिंग लाइन क्या है, एंटीरियर वाइब्रेटिंग लाइन हमने लेक्चर्स में देख लिया क्या है, ये बो शेप या क्यूपिड शेप का होता है। एंटीरियर वाइब्रेटिंग लाइन इट इज बो शेप्ड और क्यूपिड इन शेप। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन काउज ऑफ फेलियर ऑफ द सील इन द पोस्टीरियर पैरेटल सील एरिया? The most common cause of failure of the seal in the posterior parietal seal area is underextended distal denture border. Underextended छोटा होगा जब distal पीछे वाला denture border तो posterior parietal seal fail हो जाएगा। बेनेट मूवमेंट क्या है ये हमने देख लिया है पीछे लेक्चर में। अब बेनेट मूवमेंट जो है ना ये 1 to 1.5 mm पर साइड होता है और बेनेट एंगल 15 डिग्री होता है। बेनेट एंगल कितना होगा, 15 डिग्री होगा। बेनेट मूवमेंट जो होती है वो 1 to 1.5 mm पर साइड होनी चाहिए। बेनेट एंगल इज फॉर्म बिटवीन पाथ ऑफ नॉन वर्किंग कंडाइल एंड द सैजिटल प्लेन। बेनेट एंगल किस चीज के फॉर्म बीच बनता है, नॉन वर्किंग कंडाइल एंड सैजिटल प्लेन के बीच बनता है बेनेट एंगल। अब ये कुछ टर्म्स हैं जैसे कि बॉर्डर मूवमेंट रिकॉर्डेड इन। जब बॉर्डर मूवमेंट आप रिकॉर्ड करोगे हॉरिजेंटल प्लेन में इट प्रोड्यूसेस कैरेक्टरिस्टिक डायमंड ट्रेसिंग। बॉर्डर मूवमेंट जब आप रिकॉर्ड करोगे हॉरिजेंटल प्लेन में तो ये प्रोड्यूस करता है डायमंड ट्रेसिंग। जब आप बॉर्डर मूवमेंट रिकॉर्ड करोगे सैजिटल प्लेन में बीक ट्रेसिंग फॉर्म प्रोड्यूस होगी, ठीक है। जब बॉर्डर मूवमेंट हम लोग रिकॉर्ड करेंगे वर्टिकल प्लेन में तो ये प्रोड्यूस करेगा शील्ड ट्रेसिंग। और जब बॉर्डर मूवमेंट रिकॉर्डेड इन कॉम्बिनेशन ऑफ बॉर्डर मूवमेंट इन ऑल द 3 प्लेन्स प्रोड्यूसेस इनवेलप मोशन। और इन तीनों प्लेन के बॉर्डर मूवमेंट के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इनवेलप ऑफ मोशन, ठीक है। हॉरिजेंटल डायमंड, सैजिटल बीक, वर्टिकल शील्ड, है ना, ये तीनों होगा। और इन तीनों के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं इनवेलप ऑफ मोशन। टीयर ड्रॉप ट्रेसिंग इज ऑब्टेन्ड व्हाइल रिकॉर्डिंग द च्यूइंग साइकिल। च्यूइंग साइकिल को रिकॉर्ड करते टाइम टीयर ड्रॉप ट्रेसिंग ली जाती है। सेंट्रिक रिलेशन इज अ बोन टू बोन रिलेशन। सेंट्रिक रिलेशन क्या है, बोन टू बोन रिलेशन को हम लोग सेंट्रिक रिलेशन कहते हैं, जबकि सेंट्रिक ऑक्लूशन किसको कहते हैं, रिलेशन ऑफ अपर एंड लोअर टूथ टू ईच अदर। अपर एंड लोअर टीथ की रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रिक ऑक्लूशन। ऑक्लूजन की बात हो रही है, टीथ आएगा तो सेंट्रिक ऑक्लूजन अपर एंड लोअर टीथ के रिलेशन के कॉन्टैक्ट को बोलते हैं। ग्राफिक मेथड क्या है, ग्राफिक मेथड इज एक्यूरेट मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग सेंट्रिक रिलेशन। सेंट्रिक रिलेशन को रिकॉर्ड करने का सबसे एक्यूरेट मेथड क्या है, ग्राफिक मेथड। ग्राफिक मेथड को ही हम लोग एक्स्ट्रा ओरल मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग सेंट्रिक रिलेशन भी कहते हैं, ठीक है। ग्राफिक मेथड को एक्स्ट्रा ओरल मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग सेंट्रिक रिलेशन है ये। इट इज गॉथिक आर्च ट्रेनिंग। और ये कौन कौन से होते हैं ग्राफिक मेथड, ग्राफिक मेथड एक ही है, इसको हम लोग कहते हैं गॉथिक आर्च या एरो पॉइंट ट्रेसिंग, ठीक है। गॉथिक आर्च या एरो पॉइंट ट्रेसिंग जो है वो ग्राफिक मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग सेंट्रिक रिलेशन है। गॉथिक आर्च ट्रेसिंग या एरो पॉइंट ट्रेसिंग। अब
कलर ऑफ एंटीरियर टीथ, जो हम लोग आर्टिफिशियल टीथ यूज़ करते हैं डेंचर में, उसका जो उसके कलर के लिए कुछ टर्म है, ठीक है। ह्यू है, क्रोमा है और वैल्यू है। ह्यू क्या होता है? ह्यू शुड बी इन हार्मनी विथ पेशेंट स्किन कलर। जो दांत का ह्यू होगा टीथ का, वो पेशेंट के स्किन कलर के हार्मनी में होना चाहिए, मतलब पेशेंट के स्किन टोन से वो मिलता होना चाहिए, एक्स्ट्रा ऑडली स्टैंड नहीं करना चाहिए। ह्यू डोनेट क्या करता है? इट डिनोट अ स्पेसिफिक कलर प्रोड्यूस्ड बाय अ स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट। ह्यू जो है वो एक स्पेसिफिक कलर को डिनोट करता है जो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट से प्रोड्यूस हो रहा हो। ह्यू जो है वो स्पेसिफिक कलर को डिनोट करता है, ये है ह्यू का प्रॉपर्टी। क्रोमा या सैचुरेशन क्या है? अमाउंट ऑफ कलर पर यूनिट एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्रोमा या सैचुरेशन किसको कहते हैं हम लोग? अमाउंट ऑफ कलर पर यूनिट एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये डिनोट क्या करेगा? इंटेंसिटी ऑफ द कलर को। क्रोमा जो है ये याद रखने वाली ये 3 चीज है, ठीक है। क्रोमा इंटेंसिटी ऑफ द कलर को डिनोट करता है। ह्यू जो है स्पेसिफिक कलर प्रोड्यूस्ड बाय ए स्पेसिफिक वेवलेंथ को डिनोट करेगा। क्रोमा इंटेंसिटी ऑफ द कलर को डिनोट करता है। वैल्यू या ब्रिलियंस, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन सिलेक्शन ऑफ शेड फॉर द रेस्टोरेशन टू मैच एग्जिस्टिंग डेंटेशन, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्या? वैल्यू या ब्रिलियंस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है शेड सिलेक्शन का। इट डिनोट्स लाइटनेस या डार्कनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वैल्यू या ब्रिलियंस जो है वो क्या डिनोट करता है? लाइटनेस या डार्कनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फिर आया ट्रांसलूसेंसी। इनेमल हैज हाई ब्रिलियंस एंड ट्रांसलूसेंसी। इनेमल की ब्रिलियंस और ट्रांसलूसेंसी बहुत हाई होती है। प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट टू पार्शियली अलाउ पैसेज ऑफ लाइट थ्रू इट। ट्रांसलूसेंसी क्या है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू पार्शियली अलाउ पैसेज ऑफ लाइट थ्रू इट। इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसलूसेंसी। और इनेमल हैज हाई ब्रिलियंस एंड ट्रांसलूसेंसी। अब है हमारा मॉनसन्स कर्व। Monson's curve जो है, this curve runs across the palatal and buccal cusp on maxillary molars. Only if the teeth are set following the Monson's curve, there will be lateral balance of occlusion. Monson's curve क्या करता है? It is a curve that runs across the palatal and buccal cusp on the maxillary molars. ठीक है, maxillary molars के palatal and buccal cusp पे run करता है। Monson curve runs across the palatal and buccal cusp on the maxillary molars. और दूसरा है कर्व ऑफ विल्सन। अपोजिट ऑफ डायरेक्शन ऑफ द मॉन्सन्स कर्व, प्रीमोलर्स आर अरेंज फॉलोइंग दिस कर्व। कर्व ऑफ विल्सन से प्रीमोलर्स को हम लोग अरेंज करते हैं। अभी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कंप्लीट डेंचर का, फोनेटिक्स, ठीक है। तो फोनेटिक्स, एक मिनट, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फोनेटिक्स इन ओरिएंटेशन ऑफ एंटीरियर टीथ। देखते हैं हम लोग लेबियल साउंड्स। लेबियल साउंड्स कौन कौन से होते हैं? BPM। BPM आर लेबियल साउंड्स। BPM जो है वो लेबियल साउंड्स होते हैं। दे आर मेड एट द लिप्स। Insufficient support of the lips by the teeth and denture base can cause these sounds to be defective. Labial sounds कौन कौन से होते हैं? BPM। BPM are labial sounds। और insufficient support अगर होगा ना लिप का टीथ और डेंचर बेस से, तो ये तीनों साउंड जो है डिफेक्टिव हो जाएंगे। देन कब? लेबियोडेंटल साउंड। लेबियोडेंटल साउंड्स आर F and V. Labiodental sounds are F and V. Are made between upper incisors and labiolingular center to the posterior. Placement of maxillary anterior teeth in complete denture too far superiorly and anteriorly might result in difficulty in producing F and V sounds. F and V produce करने में difficulty कब होगी? जब maxillary anterior teeth जो है ना वो too superiorly and too far superiorly and anteriorly place किया जाए, तो F and V साउंड प्रोड्यूस करने में प्रॉब्लम होगी। अगर अपर एंटीरियर टीथ आर टू शॉर्ट, V साउंड विल बी मोर लाइक एन F। अगर अपर एंटीरियर टीथ बहुत छोटा कर दोगे आप, तो V साउंड जो है वो F के फॉर्म में सुनाई देगा। इफ दे आर टू लॉन्ग, F विल बी मोर लाइक अ V। ठीक है, F एंड V हो गया आपका लेबियोडेंटल साउंड। अगर आगे वाले दांत छोटे हो जाएंगे तो V F लगेगा, बड़े हो जाएंगे तो F वाले वर्ड्स V लगेंगे।
नेक्स्ट इज एल्व्यूलर साउंड्स। नेक्स्ट इज एल्व्यूलर साउंड्स। एल्व्यूलर साउंड्स में क्या आता है? TDNSZ. TDNSZ are alveolar sounds are the made with the value formed by contact of tip of the tongue with the anterior part of palate or the lingual surface of anterior teeth. ठीक है, एल्व्यूलर साउंड्स में क्या हो गया? TDNSZ. अगर टिथ टू फार लिंगुअली प्लेस कर दिया जाए तो TD के आवाज में आएगा. इफ द टिथ आर टू फार एंटीरियरली द D will sound like T. Now comes sibilants. S, Z, SH, ZH, CH and J are called sibilants. SH, ZH, CH, J, S, Z and SH. These are also called alveolar sounds. If the gap is very narrow, it results in whistling, and if the gap is broad, it results in lisping. ठीक है? Upper and lower incisors should approach end to end but not touch. तो इन सारे आवाज़ों के लिए अपर एंड लोअर इंसीजर्स को एंड टू एंड टच पे रहना है, लेकिन टच नहीं करना है, वरना विस्लिंग एंड लिस्पिंग आएगी. ये याद करना होगा आपको थोड़ा डेंटल साउंड्स को. डेंटल साउंड्स, द साउंड सच एज TH इन दिस, डैट, एटसेट्रा made with the tip of the tongue extending slightly between the upper and lower anterior teeth. Palatal sounds, ear, she, etc. Velar sounds, KG, NG and vowels AIU have no effect on denture. ये सही है. Palatal sounds, velar sounds जैसे कि KG, NG और फिर vowels AEIOU, इनका डेंचर पे इफेक्ट, इन पे डेंचर का इफेक्ट नहीं पड़ता है. ये उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है वेलर साउंड्स पे. वेलर साउंड्स लाइक K, G and NG are used to check freeway space, interference in palatal thickness, vertical dimension, have no effect on denture. अभी देखा हमने वेलर साउंड्स हैव नो इफेक्ट ऑन डेंचर. तो यहाँ पे हम लोग अपना बैलेंसिंग साइड, कॉन्टैक्ट वर्किंग साइड इज बकल लिंगुअल. जस्ट गिव मी अ सेक. तो यहाँ पे हम लोग अपना CD फिनिश कर रहे हैं. हमारा CD हो गया फिनिश फाइनली. आज हम लोग वापस, नहीं, एक और टॉपिक रह गया है CD में. ये एक टर्म है आपका स्नो शू इफेक्ट. स्नो शू इफेक्ट क्या होता है? This is the ability of the denture to distribute forces over wide areas due to an increase in the denture base area. Ability है denture की कि वो force को distribute करे अपने wide areas में due to increase in the denture base area. इसको हम लोग बोलते हैं snow shoe effect. इसमें जो denture base है ना, वो force को wide area में distribute कर रहा है क्योंकि हमारे पास denture base area ज़्यादा है. Second is real effect या resiliency and like effect. इसमें क्या है? real effect में सेंट्रिक रिलेशन रिकॉर्ड्स आर कॉम्प्लिकेटेड बाय दिस इफेक्ट. रियल इफेक्ट से क्या हो रहा है? सेंट्रिक रिलेशंस जो है वो रिकॉर्ड जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है. इट स्टेट्स दैट सॉफ्ट टिश्यूज आर ऑफ वेरियस डेंसिटीज एंड रेजिलियंसीज. एक्सेस प्रेशर इन सिक्योरिंग द CR मस्ट बी अवॉइडेड एज इट कॉजेज एक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ सॉफ्ट टिश्यू. अच्छा, रियल इफेक्ट में क्या है कि आपने जब इम्प्रेशन लेना है ना, तो एक्सेसिव प्रेशर सॉफ्ट टिश्यू नहीं डालना है, वरना सॉफ्ट टिश्यू तो सॉफ्ट है ना, वो डिस्प्लेस होते हैं. सेंट्रिक रिलेशन जो है इससे, इसके वजह से सेंट्रिक रिलेशन गड़बड़ा जाती है. इट स्टेट्स दैट सॉफ्ट टिश्यूज जो होते हैं तो एक्सेसिव प्रेशर आपने नहीं डालना है. क्रिस्टेंसन्स फेनोमेना, कैरेक्टरिस्टिक्स पोस्टीरियर सेपरेशन सीन ड्यूरिंग एंटीरियर प्रोट्रूशन इज नोन एज क्रिस्टेंसन्स फेनोमेना. Hardy's tooth, it is also called Vitalium occlusion, non-anatomic teeth. Each tooth will look like fusion of two premolars, and on the occlusion surface of the teeth, a Vitalium ribbon is embedded in a zigzag. Okay, nothing much. Dentogenic concept, ये लास्ट है हमारा. Dentogenic concept, teeth selection based on age, sex and personality of the patient is dentogenic concept. teeth selection के लिए है ये. teeth selection जो कि आप age, sex, personality के बेस पे करोगे उसके लिए. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फिनिश करते हैं अपना कंप्लीट डेंचर. आपका कंप्लीट डेंचर फिनिश हुआ. अब मिलते हैं हम लोग RPD में, RPD के लेक्चर्स के साथ.
All the best for your exam. Thank you.